नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 600 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो जरूर हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरा न्यूक्लियस रिलेट्स टू। तो टेरा न्यूक्लियस किससे रिलेट से देखते हैं। अनक्लेम्ड टेरिटरी, ओशनिक राइट्स, कॉलोनियल ट्रेड ट्रीटीज या फिर स्टेट इम्यूनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनक्लेम्ड टेरिटरी जो है उससे टेरा न्यूक्लियस रिलेटेड है। अनक्लेम्ड टेरिटरी मतलब कोई भी एक टेरिटरी है, कोई भी एक जगह है जिस टेरिटरी को कोई भी स्टेट, मतलब इंडिया मान लो या फिर ऑस्ट्रेलिया मान लो, USA मान लो, UK मान लो, कोई भी स्टेट क्या कर रहा है कि इस टेरिटरी को क्लेम नहीं कर रहा है कि ये टेरिटरी हमारा है। तो ये जो अनक्लेम्ड टेरिटरी होता है उससे रिलेटेड होता है टेरा न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मून एग्रीमेंट 1979 एक्सपेंड्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉ, स्टेट इम्यूनिटी, आउटर स्पेस ट्रीटी प्रिंसिपल्स या फिर UN चार्टर एनफोर्समेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आउटर स्पेस ट्रीटी प्रिंसिपल्स, मून एग्रीमेंट। ठीक है, इसको याद रखना, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म पार्सोना नॉन ग्राटा इज एसोसिएटेड विथ। तो पार्सोना नॉन ग्राटा ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल रिफ्यूजीज से एसोसिएटेड है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन से एसोसिएटेड है या फिर इंडिविजुअल्स डिनाइड सिटीजनशिप पर एसोसिएटेड है या फिर स्टेटलेस पर्सन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिप्लोमेटिक रिलेशन से एसोसिएटेड है पार्सोना नॉन ग्राटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which of the following institutions adjudicates disputes relating to the law of the sea। तो जो सी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको एडजुडिकेट करता है कौन से इंस्टीट्यूशंस। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल या फिर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ITLOS या फिर जनरल असेंबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ITLOS, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। ये मतलब कि एडजुडिकेट्स करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड का जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाइज होता है टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सबके ऊपर अप्लाई होता है, बट इनमें से कौन से चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो डीप सी बेड के ऊपर अप्लाई होता है, आउटर स्पेस पर अप्लाई होता है, अंटार्कटिका पर भी अप्लाई होते हैं, पर टेरिटोरियल जो वाटर्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर कॉमन हेरिटेज जो ऑफ मैनकाइंड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो किसी स्टेट का तो ऑलरेडी टेरिटोरियल वाटर्स होता है ना। तो कॉमन हेरिटेज कैसे हो जाएगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोल्मेंट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ। तो नॉन रिफोल्मेंट किससे एसोसिएटेड है, लॉ ऑफ ट्रीटीज, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, रिफ्यूजी लॉ या फिर मैरीटाइम प्राइवेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूजी लॉ। रिफ्यूजी लॉ से एसोसिएटेड है नॉन रिफोल्मेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द एसाइलम सीकर बिकम्स ए रिफ्यूजी वंस। तो एसाइलम सीकर जो होते हैं वो रिफ्यूजी हो जाते हैं कब, दे क्रॉस
ए बॉर्डर इलीगली, जब वो बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करते हैं तब, या फिर दे आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अंडर द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, या फिर दे अप्लाई फॉर यूएन मेंबरशिप, या फिर दे रिसीव ह्यूमैनिटेरियन एड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जब वो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन से तहत क्या होता है, प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं, तब वो एसाइलम सीकर से रिफ्यूजी होते हैं, है ना। तो एन एसाइलम सीकर बिकम्स ए रिफ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A treaty becomes void if it was concluded through। तो एक ट्रीटी को null and void और void डिक्लेयर किया जाता है कब, जब प्रॉपर रेटिफिकेशन, या फिर नेशनल कंसेंसस, या फिर फ्रॉड और कोर्सियन, या फिर कस्टमरी प्रैक्टिस। तो नाम से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन सी फ्रॉड एंड कोर्सियन अगर कोई लॉ में है तो वो void डिक्लेयर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which principle regulates the use of force in international relations? तो फोर्स को यूज करने की बात करता है पैक्टस सांट सर्बंदा, जस एट बेलम, जस कोगेंस, या फिर ओपिनियो जूरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ट एट बेलम। तो जस्ट एट बेलम प्रिंसिपल जो है वो रेगुलेट्स करता है द यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, जस्ट एट बेलम, जस्ट एट बेलम, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द जेनेवा कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1958 प्राइमरीली एड्रेस्ड। तो जेनेवा कन्वेंशन किसको एड्रेस करता है, यूज ऑफ फोर्स इन आउटर स्पेस, वार क्राइम्स इन हाई सी, या फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मेरिटाइम जोन्स, या फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मेरिटाइम जोन्स, जेनेवा कन्वेंशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइंडिंग लीगल रूल इन इंटरनेशनल लॉ। तो एक बाइंडिंग लीगल रूल है, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन, कस्टमरी लॉ, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, या फिर कॉन्फ्रेंस प्रेस स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कस्टमरी लॉज होते हैं, कस्टमरी लॉ वो एक बाइंडिंग लीगल रूल होता है इंटरनेशनल लॉ में, कस्टमरी लॉ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टेटलेस पर्सन इज समवन। तो हु मतलब कौन एक स्टेटलेस पर्सन होता है, रिसाइड्स इलीगली इन अनदर स्टेट, या फिर डज नॉट पोजेस द नेशनलिटी ऑफ एनी कंट्री, या फिर इज ऑफ रिफ्यूजी बाय चॉइस, या फिर वर्क्स विदाउट ए वीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब कोई किसी भी जो कंट्री है उसका नेशनलिटी नहीं ओन करता है, मतलब डज नॉट पोजेस द नेशनलिटी ऑफ एनी कंट्री, वो एक स्टेटलेस पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP वाज एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1945, 1966, 1972, या फिर 1992। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1972। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटरनेशनल लॉ कमीशन ILC वाज क्रिएटेड बाय। तो लॉ कमीशन कहाँ से क्रिएट हुआ था, UN चार्टर, या फिर जेनेवा कन्वेंशन, या फिर UN जनरल असेंबली, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है वो UN जनरल असेंबली से क्रिएट हुआ था, ठीक है। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल लॉ कमीशन वाज क्रिएटेड बाय UN जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P नॉर्म अलाउज। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या अलाउ करता है, प्री एम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक्स, या फिर इंटरवेंशन टू प्रिवेंट मास एट्रोसिटीज व्हेन द स्टेट फेल्स, या फिर आर्म्ड रेस्पॉन्स टू ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, या फिर डिनायल ऑफ एसाइलम क्लेम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, जब कोई स्टेट कोई स्टेट के अंदर जो मास एट्रोसिटीज हो रहा है उसको रोक नहीं पाए कोई स्टेट, तब इंटरवेन करने की अनुमति देता है R2P, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, है ना। इंटरवेंशन ऑन प्रिवेंट मास एट्रोसिटीज व्हेन द स्टेट फेल्स टू डू इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिप्लेस, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो किसको रिप्लेस किया था? यूएनएचसीआर को, यूएनईएससीओ मतलब यूनिस्को, या फिर कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, या फिर यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया था यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिश, तो किसको एस्टैब्लिश किया था? यूएन चार्टर, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द आईसीजे, या फिर जेनेवा कन्वेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश किया था रोम स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR वाज एडोप्टेड इन, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो एडोप्टेड हुए थे 1966 में। ओके 1966, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज लीगली कंट्रोवर्शियल है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, क्योंकि इट वायलेट्स ट्रीटीज को वायलेट करता है इसलिए, या फिर इट बाईपासेस डोमेस्टिक कोर्ट्स, या फिर डोमेस्टिक कोर्ट्स को बाईपास करता है इसलिए, या फिर इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, या फिर इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICJ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल्स को, इसलिए एक कंट्रोवर्शियल होता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 1992 रियो डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो रियो डिक्लेरेशन जो है कौन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? एनवायरमेंटल सॉवरेनिटी को, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, या फिर आउटर स्पेस डीमिलिटराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था द 1992 रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसाइलम रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ, तो इनमें से कौन से एसाइलम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में? टेरिटोरियल एसाइलम, पॉलिटिकल एसाइलम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम, या फिर लीगल एसाइलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लीगल एसाइलम। लीगल एसाइलम को मतलब कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एसाइलम सीकर बिकम्स ए रिफ्यूजी व्हेन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, व्हेन देयर क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्टेट और UNHCR अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब UDHR रिकॉग्नाइजेस द राइट टू सीक एसाइलम, तो राइट टू सीक एसाइलम कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 7, 14, 20 या फिर 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 में है। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू सीक एसाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर द 1951 कन्वेंशन द होस्ट कंट्री क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, मतलब ऑब्लाइज टू परमिट रिफ्यूजी रिटर्न, या फिर द ओरिजिनल कंट्री ऑफ परसिक्यूशन, या फिर द स्टेट व्हेयर ए रिफ्यूजी सीक्स प्रोटेक्शन। मतलब होस्ट कंट्री कौन सा है? जिस कंट्री में कोई भी आकर एक रिफ्यूजी क्या करता है? प्रोटेक्शन के लिए सीख करता है, चाहता है, उस स्टेट में रहना चाहता है, प्रोटेक्शन लेना चाहता है, तो वही होस्ट कंट्री होता है, द स्टेट व्हेयर ए रिफ्यूजी सीक्स प्रोटेक्शन। ठीक है, होस्ट कंट्री समझ में आया ना? होस्ट कंट्री क्या है? आनो एक मतलब एक रिफ्यूजी यहाँ से जहां पर जाता है प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी कारण से, है ना, पॉलिटिकल परसिक्यूशन कोई भी कारण से हो सकता है, जिस जगह जाता है वो होस्ट कंट्री होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली
ग्रांट्स नेशनलिटी बेस्ड ऑन, तो जस्ट सोली जो है वो नेशनलिटी देता है किसके बेस पर, रिलीजन के बेस पर, ब्लड रिलेशनशिप के बेस पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर लेंथ ऑफ स्टे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ से नेशनलिटी को ग्रांट करता है जस्ट सोली। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो के पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में। पढ़ो तो ऐसे ऐप पर जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।